सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तैयारी खतरनाक चल रही होगी। सभी जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे। प्रियांशु पाल हैं, निशांत चौहान हैं, आरती हैं, सर्वेश कुमारी हैं, श्वेता यादव हैं, शिवांगी अहीर हैं, सृष्टि चौहान हैं, कुणाल हैं, कोमल हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी प्यारे दोस्तों को। फतेह राम, क्या बात है, फतेह राम भी हैं, अजहर भट्ट हैं, नेहा गोलियान हैं, किट्टू हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, दीपक हैं, पुष्पेंद्र कुशवाहा, राकेश कुमार। सर आपकी भी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की, ये क्या कह रहे हैं, गांव शिवाली आए हो कभी? शिवाली के मसूर बर्फ खाओ। हाँ बेटा, शिवाली पास में ही है, देखा हुआ है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गोलू है, चलो भाई। अनिल हैं, आईआईटी कॉलेज भी है एक वहाँ शिवाली के पास में, आई थिंक, मुझे ऐसा याद है, काफ़ी समय पहले जाना हुआ था उधर। चलो बहुत अच्छे। वैभव यादव हैं, रुबीना हैं, शिव सागर यादव हैं। चलो भाई, सचिन हैं, आपने बुलाया हम चले आए। वैशाली शर्मा हैं, कविता मौर्य हैं। आज का टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपना सपना मनी। तो भैया मनी को बारे में कौन नहीं जानत है? मनी के लिए ही तो सारा खेल हो रहा है। मनी को कहते हैं बेटा मुद्रा, ठीक है ना भाई? क्या बोलते हैं दोस्त? मुद्रा कहते हैं, मुद्रा। मुद्रा बोले तो मनी ही करेंसी होती है, इसे करेंसी भी कह देते हो कई बार आप। तो आखिर मनी आई कहां से? मनी से पहले भी तो काम चलते होंगे बेटा, ठीक है ना? तो चीजों को समझना है। पहली बात ये कि व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है, ठीक है ना भाई? तो भैया पहला प्रश्न बनना चाहिए आपकी खोपड़ी में कि आखिर मुद्रा है क्या? मुद्रा क्या है? व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है? तो भैया मुद्रा क्या है? जो मुद्रा का काम करे। अब आप कहोगे मुद्रा कमेरी भी है बेटा। हाँ, बहुत कमेरी है, काम भी करती है, ठीक है ना भाई? तो मुद्रा क्या है? पहली बात ये बनी कि भैया मनी क्या होती है। मनी मतलब मुद्रा। क्यों मुद्रा? गाना सुना होगा ना, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, कभी ऐसा सुना है? क्यों मुद्रा करती है, क्यों मुद्रा पे तू मरती है? सुना है ऐसा गाना? कभी नहीं सुना होगा ना। मनी, मुद्रा, पैसा, ये पैसा क्या है? मनी है बेटा। लेकिन मनी जो है यानी कि मुद्रा एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? लेकिन पैसा में बात करूं तो मुद्रा का एक बच्चे क्या हो जाता है, प्रकार हो जाता है। पैसा, करेंसी जो आप हाथ में लिए फिरते हो, नोट जो होते हैं, ये मुद्रा का एक प्रकार है। मुद्रा कई तरीके की होती है, ठीक है ना भाई? तो मुद्रा क्या है? पहली चीज ये, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। तो इसका आंसर क्या होगा? मुद्रा वह है, ठीक है ना भाई? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा का कार्य करे। अब आप कहोगे गुरुजी मुद्रा का कार्य, काम करता है मुद्रा बिल्कुल काम करता है भैया। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। अब आप भाई मुद्रा का काम देख लो भाई, क्या कार्य करती है। तो मुद्रा का कार्य क्या होता है? मुद्रा का कार्य होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। तो भैया फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन वो वाला ना कि मुंडन हो रहा है बेटा, फंक्शन ऑफ मनी। मनी का काम क्या है? मुद्रा का काम क्या है? तो मुद्रा का काम होता है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मतलब क्या है? यानी कि बच्चे विनिमय का माध्यम, ठीक है ना भाई? विनिमय का माध्यम है मुद्रा, विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी कि मुद्रा का काम क्या है? सबसे तगड़ा काम बेटा, काम तो और भी करती है लेकिन इसका सबसे तगड़ा काम मुद्रा का क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का माध्यम। ये भैया चीजों को खरीदने बेचने का काम करती है, यानी कि इसे कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो बेटा जो भी टेक्निकल टर्म होंगे मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है ना, और हिंदी में भी। पैसा मुद्रा का रूप है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है उसे पैसा कहते हैं।
आकर्षित तो बहुत सारी चीजें करती हैं, सोना बाबू भी कर लेते हैं आकर्षित, तो बेटा इसका मतलब वो मुद्रा हो गई क्या? नहीं, ठीक है ना। लेकिन सोना बाबू को भी कौन कर लेता है? कई बार मुद्रा कर लेती है आकर्षित। आप देखते हो कभी कोई लड़की हो बेटा, उसे शादी करनी हो, दो ऑप्शन दिया जाए, एक सरकारी कर्मचारी है और एक निठल्ला है, तो उसको आकर्षित किधर होगी? यानी कि बेटा सरकारी कर्मचारी की तरफ, ठीक है ना। और एक लड़की एक लड़के को ऑफर दिया जाए कि भैया ई सुंदर है, ई कल्लो है, बेटा तो कल्लो की तरफ आकर्षित होगा क्या? नहीं होगा ना। हाँ बेटा बिल्कुल, गोल्ड भी एक प्रकार की करेंसी है, यानी कि जिसमें भी तरलता होती है, तरलता कहा जाता है लिक्विडिटी, यानी कि पलायन करने की क्षमता होती है, जिसमें भी तरलता, जो कोई भी स्वीकार कर ले। अब गोल्ड है बेटा, गोल्ड बेटा पड़ा हो तुरंत आप स्वीकार कर लोगे, पा जाए आपको कहीं भी, ठीक है ना। तो मतलब जिसके अंदर भी तरलता हो वो मुद्रा है। बात समझ में आई? लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी तरलता का मतलब जो कोई भी एक्सेप्ट कर ले, जिसकी डिमांड ज्यादा हो। बात समझ में आ रहा है ना, वही मुद्रा है। तो ये चीजें समझनी है बच्चे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय का माध्यम। मैं किसी से बेटा केले लेने जा रहा हूं, केले वाला केले बेच रहा है बाहर, मैं उससे कहूं भैया केले दे दे, तो वो केले देगा तो कब देगा केले? जब मैं उसे पैसा दूंगा बेटा। तो मैंने बदले में उसे पैसे दे दिए, उसने मुझे केले दे दिए। अब वो केले वाला आगे जाके कुछ भी ले, सब्जी ले, अपने बालकों की फीस दे। तो विनिमय का माध्यम मतलब एक ऐसी चीज जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है। मान लो एक पेपर है, इस पेपर की अपनी एक वैल्यू है, ये पेपर मैंने दे दिया, ऐसे करके थमा दिया, ठीक है ना भाई, किसी को भी, और बदले में मैंने कोई सामान ले लिया, ये मुद्रा है अगर इसकी वैल्यू है। लेकिन इसकी तो वैल्यू नहीं है, कागज के नोट ही तो होते हैं जिनकी अपनी वैल्यू होती है। तो विनिमय का माध्यम होता है। और किसी भी चीज का मूल्य डिटरमाइन करना, भी मैं फंक्शन और भी बताऊंगा, लेकिन मुद्रा का जो मुख्य काम है, मेजर फंक्शन है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब आप कहोगे गुरुजी जब मुद्रा नहीं थी तब कैसे काम चलता था? बेटा जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो आप लिखोगे मुद्रा, मुद्रा के विकास से पहले, करेंसी के डेवलपमेंट से पहले, मुद्रा के विकास से पहले क्या चलता था बच्चे? बार्टर सिस्टम काम करता था। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम काम करता था। बार्टर सिस्टम को क्या बोलते थे बेटा? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली काम करती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है बच्चे? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, ठीक है ना भाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? वस्तु के बदले, वस्तु के बदले, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, वस्तु का लेन देन, ठीक है ना भाई। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो भैया वस्तु के बदले क्या दी जाएगी? वस्तु ली और दी जाएगी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, और मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, अगर आपने वो देखी हो तो वहां दिखाया गया है कि अगर एक किसान गेहूं का उत्पादन कर रहा है और बच्चे उसे चना की आवश्यकता है, तो भैया पैसा तो था ना कि अपने गेहूं को बेच दे, पैसा ले ले और चना जाके किसी दुकान से खरीद ले। यहां क्या है? यहां दोहरा संयोग होना जरूरी था, इसलिए बार्टर सिस्टम खराब था। पहले क्या था बेटा? सीधी सी बात ये समझो कि मेरे पास अगर गेहूं है, मेरे पास गेहूं है, मैंने अपने खेत में बेटा गेहूं बोए, और मेरे पास गेहूं है और मुझे आवश्यकता है, मेरे पास है क्या? गेहूं, और मुझे चाहिए बच्चे चावल, चावल की मुझे आवश्यकता है। ध्यान से समझना बात। तो मुझे ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो मेरे गेहूं ले ले और बदले में चावल दे दे। अब मैंने ढूंढना शुरू करा कोई आदमी, ठीक है ना। फतेह राम मिले मुझे, आप फतेह राम मिले मुझे, मैंने फतेह राम को पकड़ा, मैंने कहा फतेह राम भाई, ये फतेह राम ही कमेंट सेक्शन में हमारा एक भाई, ठीक है ना। मैंने कहा फतेह राम जी ऐसा है कि मेरे गेहूं ले लो, बदले में मुझे चावल दे दो। फतेह राम के पास चावल तो है, लेकिन फतेह राम कह रहा है कि मुझे गेहूं चाहिए ही नहीं तेरे भाई, मुझे तो चना चाहिए, चना। तो फतेह राम को ऐसे आदमी की जरूरत है कि जो उससे चावल ले ले और बदले में उसे चना दे दे, ठीक है ना भाई। लेकिन मुझे ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो मेरा गेहूं ले ले और बदले में मुझे चावल दे दे। तो यहां बच्चे अगर मैं बात करूं बच्चे, वो तो फर्जी मूवी है बेटा। ऐसा है कि मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि फर्जी है, सच्ची है। मूवी इंटरटेनमेंट के लिए होती है, तो उनमें सच्चाई ढूंढने की आवश्यकता तो हमें नहीं होनी चाहिए। अपना एंजॉय करो मूवी देखने के बाद और घर आ जाओ। कुछ मूवी ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सीख भी देती हैं,
कुछ ऐसी मूवी भी होती हैं जो हमें उल्टी सीधी बाबू सोना वाली बात सिखा देती हैं। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब सर जी चना बहुत महंगा है, तो बेटा कोई एक रेशियो होता है ना देने का, थोड़ी ना कि गेहूं के बदले में 1 किलो गेहूं दे रहा है तो बदले में 1 किलो चना ही देगा। वो हो सकता है 2 किलो गेहूं ले आपसे आधा किलो चना दे। तो उनकी भी अपने क्राइटेरिया होते हैं ना, अपनी एक पैरामीटर होते हैं। तो भैया मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश होगी जो मेरे गेहूं ले ले, ठीक है ना, और बदले में मुझे क्या दे दे, अपने चावल दे दे और मेरे गेहूं ले ले। और ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए जो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो खराब थी बच्चे, इसमें दिक्कत थी। तो इसकी खामियां थी, कुछ कमियां थी, ठीक है ना भाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के नुकसान क्या क्या थे, कमियां क्या थी, ठीक है ना। लूज होल्स क्या थे इसके, लूज होल्स मतलब बेटा कमियां। तो इसकी कुछ कमियां थी जिसके कारण मुद्रा आई, इसकी कुछ कमियां थी, खामियां थी इसमें। जैसे मैं बात करूं आपसे, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ठीक है ना भाई। पहली खामी क्या थी और सबसे तगड़ी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, दोहरा संयोग। अब आप कहोगे संयोग का मामला क्या है, तो मेरे दोस्त संयोग का मामला यह है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ, डबल कोइंसिडेंस का मतलब दो लोग ऐसे मिल पाना जिनकी इच्छाएं एक दूसरे पूरा कर रहे हों। जैसे कि मैंने अभी चावल वाला एग्जांपल दिया, ऐसा आदमी ढूंढना है जो गेहूं ले ले और चावल दे दे, उसे भी गेहूं की आवश्यकता हो, उसके पास चावल हो, ठीक है ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि इच्छाएं दोनों की तरफ से पूरी हो रही हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इच्छाओं का दोहरा संयोग होना। दूसरी चीज क्या थी बेटा, आज के समय में क्या है, पहले तो बेटा मुद्रा थी नहीं, मैंने गेहूं उत्पादित किए, मुझे अपने बालक को बेटा ब्याह करना है, उसकी पढ़ाई करानी है, मैं आगे के लिए चीजों को इकट्ठा पूंजी जमा करना चाहता हूं, लेकिन पहले मुद्रा थी नहीं। तो बेटा पहले ऐसा थोड़ी ना है कि मैं मान लो मेरे पास गेहूं का उत्पादन हुआ, मैं गेहूं अपने बोरियों में भर के रख दूं बेटा कि आज से 10 साल बाद मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है फॉर एग्जांपल। तो बेटा गेहूं में तो घुन लग जाएगा, गेहूं खराब हो जाएंगे। तो तुम यहां पर चीजों को स्टोर नहीं कर सकते हो, संचय नहीं कर सकते, ठीक है ना। आज क्या है, आज आपके गेहूं उत्पादित हुए, आज आप गेहूं बेच दोगे मार्केट में, पैसा आएगा, उसे बैंक में डाल दो, क्योंकि पैसा है आज के समय में, उस समय पैसा था ही नहीं, ठीक है ना भाई। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बड़ी दिक्कत थी। और बच्चे डिफिकल्ट इन स्टोर, संचय का अभाव, तुम संचय नहीं कर सकते थे, संचय का अभाव। संचय का मतलब क्या होता है बच्चे, स्टोर करना, यानी कि तुम वैल्यू को, तुम बेटा आज के समय में पैसे को तो आगे के लिए जमा कर सकते हो, फ्यूचर में यूज हो जाएगा, लेकिन क्या तुम चावल को, गेहूं को, चना को इकट्ठा करके एक 10 साल के लिए रख दोगे, नहीं बेटा, खराब हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। फतेह राम कह रहे हैं मेरे यहां चावल हैं, मैं आपके यहां से गेहूं ले लूंगा। बेटा मुक्का मारेंगे, ना गेहूं देंगे ना चावल देंगे, दोनों चीजें ले लेंगे, ठीक है ना भाई। तो डिफिकल्ट इन स्टोर, यानी कि बेटा संचय का अभाव, संचय नहीं कर सकते थे, इकट्ठा नहीं कर सकते थे। डिफिकल्ट इन स्टोर, स्टोर करने का चीजों को अभाव था, चीजों को स्टोर नहीं किया जा सकता था। अगर मैं बात करूं बच्चे, आज के समय में क्या है, आज के समय में आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन सुविधाएं हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, या फिर बैंक के पास भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्रेडिट कार्ड देता है। आपने कोई सामान लिया, उसकी किस्त बंधवा ली कि हम फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, आज के समय में ऐसा अवेलेबल है। पुराने समय में क्या ऐसा अवेलेबल था कि भविष्य का कोई, फ्यूचर का कोई भुगतान कर सके। आपने किसी से कर्जा ले लिया, मान लो, तो कर्जा ले लिया बेटा, कब लौटाओगे पैसा आपने ले लिया 5 साल के लिए कर्जा। आप क्या गेहूं को 5 साल तक जमा करके रखोगे कि हम भविष्य में भुगतान करेंगे? तो भैया यहां पर दिक्कत क्या थी, यानी कि डिफिकल्ट इन फ्यूचर पेमेंट, यानी कि भविष्य का अगर कोई भुगतान करना है, आगे कोई पेमेंट करनी है भविष्य में जाके, आज तो तुम पैसा रखे रखो, आगे कभी भुगतान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पैसे को हमेशा स्टॉक करके रखते हैं,
हाँ बेटा रखना चाहिए स्टॉक करके, कई बार काम आ जावे, हारी बीमारी समस्याएं ब्याह शादी, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट इन फ्यूचर पेमेंट, भविष्य का मतलब कोई भी भुगतान करना है, भविष्य के भुगतान करने में डिफिकल्ट थी, अभाव था उसका, नहीं कर पाते थे। कारण मैंने आपको बताया, गेहूं खराब हो जाएंगे लंबे समय तक किस्त दोगे तो, ठीक है ना भाई। तो भविष्य के भुगतान का अभाव, भविष्य के भुगतान का अभाव था, भविष्य के भुगतान का अभाव। तो डिफिकल्ट इन फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, बात समझ में आ रही है ना। भविष्य में कोई पेमेंट करना हो तो इसमें दिक्कत थी। चलो भाई, तो बात क्लियर है। बड़ी प्रॉब्लम होती है जब तो बेटा उस समय होती थी प्रॉब्लम, वहां आदमी ऐसा ढूंढना है पहले तो जो मतलब बेटा आपका सामान ले ले और बदले में जिस चीज की आवश्यकता है वो आपको दे दे। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि संचय का अभाव, तुम स्टोर करके नहीं रख सकते हो, चीजें खराब हो जाएंगी। फिर तीसरा भाव, भविष्य में कोई भुगतान करना है बेटा तो उसकी बड़ी दिक्कत थी। फिर क्या हुआ, अलग अलग राजा रजवाड़े हुए, राजा रजवाड़े, उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य में विशेष प्रकार की मोहरें जारी की। मोहर होती थी बेटा अलग अलग धातु की, ठीक है ना, वो चलती थी, उनकी एक मनी वैल्यू होती थी, अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू थी कि भैया गेहूं की इतनी कीमत के लिए ये वाली मोहर है, चावल के लिए ये वाली मोहर है। फिर क्या हुआ, अलग अलग राजा हुए, उन राजाओं ने अलग अलग धातु के सिक्के जारी करे, जैसे जीतल, टका, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि अलग अलग, मतलब बच्चे, ठीक है बेटा, इंग्लिश का आसान लग रहा है, मैंने दोनों चीजें बताई है ना आपको, ठीक है ना भाई, दोनों चीजें बताई हैं मैंने आपको, हिंदी में बता दिया, अंग्रेजी में बता दिया है। तो कहने का मतलब राजाओं ने फिर क्या किया बेटा, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग धातुओं के सिक्के जारी किए, कोई तांबे के कर रहा है, कोई चांदी के किया है, ठीक है ना। आपने सुना होगा गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी हुए थे बहुत सारे। तो कहने का मतलब क्या है, अलग अलग राजाओं ने फिर सिक्के जारी करना स्टार्ट हुए। चीन ने फिर कागज की मुद्रा जारी कर दी, ठीक है ना। फिर इसके बाद सभी देश मुद्रा यूज करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ बेटा, अलग अलग प्रकार की करेंसी आई, जैसे कि आपने देखा होगा प्लास्टिक मनी आज के समय में यूज करते हो आप, डॉलर हो गया, कागज ही मुद्रा है। कॉइन्स आज भी चलते हैं, कॉइन्स, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील के होते हैं कॉइन्स जो आप यूज करते हो, 10 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का। तो ये कॉइन्स जो है, कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए, सिक्के जारी किए गए। फिर क्या हुआ, कागजी करेंसी आई, कागज की मुद्रा आई, चीन ने सबसे पहले जारी की, ठीक है ना भाई। चलो हाँ बिल्कुल बच्चे, जीतल, टका, सोना, चांदी, ये दिनार विनार बेटा बहुत दुनिया भर की करेंसी है आज के समय में, तो जिन्हें आप देखते हो। फिर क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गए बेटा, ये भी मनी है, मुद्रा का रूप है। चेक आ गए बेटा, चेक ये भी है, ठीक है ना, चेक भी क्या है, एक प्रकार की करेंसी है। लेकिन बच्चे मुद्रा अच्छी कौन सी है, जिसे कोई भी एक्सेप्ट कर ले, कोई भी स्वीकार कर ले। तो मुद्रा वही है। आज के समय में पुराने जो नोट बंद हो गए, 500 का किसी को दिखाओगे कनपट्टी पर हपट मारेगा। चिल्ड्रन बैंक वाला नोट दिखाओगे बेटा, है तो वो भी कागज का ही, क्या एक्सेप्ट करेगा कोई, नहीं। जिसकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है ना, जिसे कोई भी एक्सेप्ट कर ले, वो मनी है। प्लास्टिक मनी बेटा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को कहते हैं, ठीक है ना, जो प्लास्टिक के कार्ड होते हैं आपके, तो ये प्लास्टिक मनी है। आगे बात करूं बच्चे, तो भैया ये वाटर सिस्टम जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसमें ये दिक्कत थी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना। जिसके बाद बेटा मुद्रा का विकास हुआ। पहले मैंने आपको बताई मोहरें जारी हुई, फिर इसके बाद में अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। फिर बेटा मुद्रा आ गई, ऑफिशियल तरीके से मुद्रा, पेपर करेंसी। और आज के समय में तो बेटा डिजिटल करेंसी भी चल रही है, क्रिप्टो करेंसी जिसे कहते हैं, यानी कि जिसको हम भौतिक फिजिकली रूप से टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो करेंसी। बिटकॉइन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो रुपया को आप टच कर सकते हो, यानी कि फिजिकली टच नहीं कर सकते, कंप्यूटर में देख सकते हो कि भैया हमारे पास कितने बिटकॉइन है, बिटकॉइन का प्राइस कितना है, तो डिजिट्स में दिखाई देगी, फिजिकली टच नहीं की जा सकती। तो वो आपके बच्चे क्या है, बिटकॉइन है। भैया सबसे पहले कागज की मुद्रा भारत में चलो भाई, यहां पुर्तगाली लेके आए थे प्रिंटिंग मशीन भारत में, तो जब उसके बाद ही भारत में पेपर करेंसी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो यहां थोड़ी सी चीजों को देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा काम की चीजें कौन सी है। मुद्रा के कार्य, ठीक है ना भाई। अब मुद्रा आ गई बेटा, तो मुद्रा के काम आ गए। मुद्रा के कार्य कौन से हैं, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के काम,
मुद्रा काम करती है, कमेरिय है मुद्रा। तो भैया सबसे तगड़ा काम और इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसे कहते हैं बेटा विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। चीजों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। बेटा बिटकॉइन बिक जाती है, जैसे आप खरीदते हो ना बिटकॉइन। आज के समय में ऑनलाइन तुम गोल्ड खरीद सकते हो। गोल्ड का मतलब देखो सीधी सी बात समझो, यानी कि मैं अगर आज 10 ग्राम गोल्ड खरीद रहा हूं और उसकी कीमत 45,000 है, तो गोल्ड मुझे मिलेगा नहीं, मेरे खाते में या जिस भी अकाउंट से जिस भी तरीके से मैं गोल्ड परचेज कर रहा हूं। आप फिजिकल मत खरीदो, इतने गोल्ड का कीमत मेरे अकाउंट में आ जाएगी फॉर एग्जांपल। और आज से 10 महीने बाद, आज मैंने 45,000 को खरीदा, 10 तोले यानी कि मतलब 1 तोले गोल्ड यानी कि 10 ग्राम गोल्ड, और आज से 10 महीने बाद गोल्ड की कीमत 50,000 हो गई, तो मैं अपनी डिजिट्स को बेच दूंगा। तो ये मतलब हम ऐसे ऐसे मतलब फिजिकली नहीं लेते हैं, डिजिट्स में हमारे पास होगी। तो बात क्लियर है। विनिमय का माध्यम, एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं करेंसी के माध्यम से। आज अगर मेरे पास गेहूं है और मैं अपने गेहूं को बेचना चाहता हूं और बेटा चावल लेना चाहता हूं, तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं कोई आदमी पकड़ूंगा और बेटा मंडी में जाके अपना गेहूं बेच दूंगा और अपने पैसे लूंगा अपने हाथ में और जाऊंगा दुकान पे, बेटा जिसके पास होंगे चावल उसके मुंह पे मारूंगा मैं, क्या बेटा पैसे, ठीक है ना, वो देगा बदले में मुझे चावल। तो मेरी समस्या खत्म हो गई, ठीक है ना भाई। डीमेट अकाउंट वो है बच्चे जिससे कि हम ट्रेडिंग कर पाते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो जो ट्रेडिंग होती है ना आपकी, वो ट्रेडिंग जो होती है डीमेट अकाउंट के माध्यम से ही होती है। प्रभात कुमार, बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, शेयर वेयर परचेज वर्सेज करते हो, तो उसके लिए जैसे आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है ना, इसमें भी एक प्रकार होता है डीमेट अकाउंट का, वो होना चाहिए। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे आपसे, दूसरा काम होता है बच्चे, आज के समय में हम किसी भी चीज की वैल्यू का पता कर सकते हैं, यानी कि मूल्य का मापन कर सकते हैं। मूल्य का मापन, मूल्य का मापन कर सकते हैं। मूल्य का मापन किसी भी चीज की, यानी कि वैल्यू का पता करना, ठीक है ना। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू यानी किसी चीज की वैल्यू का पता करना। मैंने गेहूं है, गेहूं की कीमत पता लगानी है बेटा, तो हम आइडिया लगा लेते हैं इतनी लागत लगी, ये सारी चीजें हुई कि इतने रुपए इसकी कीमत होनी चाहिए। तो किसी भी चीज की, आपने कोई पुराना फोन लिया बेचना चाह रहे हो, तो आप कहते हो तो 10,000 का है। पहले जब मुद्रा थी नहीं तो फिर कैसे आइडिया लगाना, बड़ा डिफिकल्ट होता था, ठीक है ना। तो आज के समय में किसी भी चीज के मूल्य का मापन किया जा सकता है, मनी होने के कारण हमारे पास, ठीक है ना भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और समझाओ इन्हें। प्रिया प्रिया बेटा क्या बताया मैंने, बेटा बीच में से जुड़ोगी आधी क्लास में से तो कहां समझ में आएगा, फिर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी चीज के मूल्य की वैल्यू पता करनी हो तो पैसे की जरूरत पड़ती है। मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं कि ये चीज इतने रुपए की है। हम एक चीज खरीदना चाहते हैं, कोई चीज बेचना चाहते हैं, तो हम बेटा पैसे के माध्यम से वो कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है ढूंढना पड़े ऐसे आदमी को जिसके पास वो चीजें हों। स्टोर इन वैल्यू, यानी कि हम वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। भविष्य में मुझे शादी करनी है बेटा किसी बालक की, या और कोई काम करना है, बच्चे की पढ़ाई करानी है, तो मैं आज के समय में अपने गेहूं बेच के पैसे को अपने बैंक में डाल दूंगा, आगे जाके कभी निकाल लूंगा, पैसा खराब थोड़ी ना हो जाएगा, ब्याज ही मिलेगा। तो भैया स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि बच्चे मूल्य का संचय कर सकते हैं। मूल्य का संचय कर सकते हैं हम, चीजों को, करेंसी को, पैसे को आगे भविष्य के लिए उठा के रख सकते हैं, ठीक है ना भाई। किसी चीज का रेट फिक्स करना हो, मूल्य मापना हो किसी का, तो हम किससे पता कर सकते हैं, मुद्रा से कर सकते हैं। तो ये बच्चे ये कह रहे हैं शेयर मार्केट पढ़ा दो गुरुजी, ठीक है ना भाई। पैसे लगाने बेटा शेयर मार्केट में, जब तक बुद्धि में तुम्हारी में सही तरीके से जानकारी ना हो ना, तो बेटा घर को और डुबा मारोगे। एक हमारे मित्र हैं, शेयर मार्केट में चस्का लग गया पैसा लगाने का, जानकारी थी नहीं उन्हें इतनी, ठीक है ना। तो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से चीजें चलती हैं।
एक होता है आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो अगर म्यूचुअल फंड में भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सही है। अगर तुम्हें जानकारी नहीं है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो बेटा आपको कठिन जानकारी, गहन जानकारी होनी चाहिए शेयर मार्केट के बारे में कि कब पैसा लगाना है, कब पैसा निकालना है। नहीं तो बेटा जो पैसा वैसा है उसे दे मारोगे कहीं, ठीक है ना, और बुद्धि तुम्हारी खराब हो जाएगी फिर, ठीक है ना भाई। आखिर बेटा मुद्रा जारी कौन करता है? बेटा पहले तो अलग अलग राजा रजवाड़े हुआ करते थे जो मुद्रा जारी करते थे, लेकिन वर्तमान में मुद्रा जारी करने का काम क्या किसका होता है? मुद्रा जारी, करेंसी इशू करने का कार्य मुद्रा जारी कौन करता है? बेटा मुद्रा जारी कौन करता है? मुद्रा जारी कौन करता है? कौन इशू करता है करेंसी को बच्चे? तो करेंसी या मुद्रा वो होती है जो सभी बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लें, ठीक है ना भाई। नरेंद्र कह रहे हैं मजदूर पर। बेटा मजदूर तो नुकसान नहीं रहेगा ना, मजदूर की मजदूरी 300 रुपए फिक्स इनकम है मजदूर की, और पूरा फिक्स इनकम ग्रुप मैंने आपको बताया कि हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो मजदूर महंगाई के समय नुकसान में ही रहता है, ठीक है ना। बेटा यहां जो बता रहे हैं इन चीजों को पहले समझिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, सारी चीजें बताऊंगा। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां, तो मुद्रा जारी कौन करता है? देश का सेंट्रल बैंक, देश का सेंट्रल बैंक, देश का केंद्रीय बैंक। देश का जो केंद्रीय बैंक होता है बेटा, देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जो होता है बच्चे, सेंट्रल बैंक वो क्या करता है? करेंसी इशू करता है, मुद्रा जारी करता है। किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होगा वो करेंसी जारी करेगा। जैसे कि मैं अगर इंडिया की बात करूं बेटा, भारत की बात करूं, भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का काम क्या है? मुद्रा जारी करना, और आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। बात समझ में आ रही है ना। तो देश का जो सेंट्रल बैंक है वो बच्चे क्या काम करता है? करेंसी इशू करता है, मुद्रा जारी करता है। बेटा इकोनॉमिक्स बहुत आसान है अगर ध्यान से पढ़ा जाए, और इकोनॉमिक्स बहुत कठिन है अगर इसे ध्यान से ना पढ़ा जाए, ठीक है ना भाई। सर एग्जाम्पल के लिए आरबीआई भी तो मुद्रा जारी करता है, तो चचा हम बता तो रहे हैं कि आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, ई मुद्रा जारी करता है। ऐसे ही बच्चे अमेरिका का अपना सेंट्रल बैंक है, जैसे कहा जाता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम किस देश का मौद्रिक प्राधिकरण है? मौद्रिक प्राधिकरण मतलब मुद्रा जारी करने वाला प्राधिकरण। तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए। अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो भैया अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है ना भाई, फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो भैया फेडरल रिजर्व सिस्टम कहां का? अमेरिका का। मैं बात करूं बच्चे आपका सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, चीन का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो एक आध के लिख लो। जैसे कि मैं बात करूं पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, सॉरी, ठीक है ना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। तो भैया पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना कहां का सेंट्रल बैंक है दोस्त? तो बताओगे आप, चीन का सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना भाई। तो ये क्या काम करते हैं बेटा? अपने अपने देश की करेंसी, डॉलर जारी करेगा, युआन जारी करेगा, तो चीन का सेंट्रल बैंक करेगा अपने देश की करेंसी। सौरभ सैनी, बेटा दिमाग की ये खुजली बेटा कैसे मिटाऊं मैं, ये बताओ यार। मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक, मैं पढ़ा दूं, खत्म कर दूं, ना बताऊं तो मेरी गलती, लेकिन अब बीच में पहले बताओ सिक्के कौन जारी करता है? बेटा करेंसी जारी करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है, लेकिन भारत में कॉइन्स जारी करने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वित्त मंत्रालय। मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक एक बात बताएंगे। चलो बेटा रूबी तुम भी थोड़ा सा शांत हो जाओ। रिवर्स रेपो रेट वो मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट है, तो अभी यहां आप यहीं तक सुनो जितनी चीजें बता रहा हूं मैं, अभी आगे मत पूछो, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां थोड़ी सी चीज समझनी है, हमारे देश की करेंसी है, ठीक है ना भाई, वो जो होती है बच्चे वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर, मतलब फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, ठीक है ना भाई। जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज का मतलब विनिमय दर,
तो फ्लोटिंग रेट पर काउंट होती है, यानी कि हमने छोड़ दिया है जिस देश की करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत ज्यादा होगी। जैसे कि रुपए की तुलना में अगर मैं डॉलर की बात करूं बेटा, तो डॉलर का मूल्य ज्यादा है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, यानी कि 80 रुपए एक डॉलर के बराबर है, क्योंकि बेटा डॉलर की डिमांड ज्यादा है और रुपए की डिमांड, रुपया कोई चाहेगा खरीदना, ठीक है ना भाई। तो बात आपको ध्यान रखनी है। चमगादड़ का बैंक बेटा पाकिस्तान के बैंक का नाम है, बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का, बीओपी बोल देते हैं, बीओपी, बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई होता है, ठीक है ना भाई। चलो, तो मुद्रा का अवमूल्यन तो हम बाद में ही देखेंगे। तो यहां थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है कि 806 ईस्वी में, 806 ईस्वी में, ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती, अलग अलग जगह अलग अलग जानकारी मिलती है, तो किस वर्ष जारी हुई ये नहीं पता है, कहीं भी एग्जैक्ट नहीं पता है, आइडिया अलग अलग जगह, वैसे मैंने कई जगह देखा है कि 806 दिया हुआ है कि 806 ईस्वी में चीन ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी, चीन ने सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम आपसे पूछेगा एग्जाम में प्रश्न की सर्वप्रथम कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी जारी करने का काम किस देश ने किया, तो सर्वप्रथम पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा जारी करने का काम किसने किया था, चीन ने किया था, चीन ने सबसे पहले किया था, बात समझ में आई। तो चीन में सबसे पहले पेपर करेंसी जारी की गई थी विश्व के अंदर, और यह वर्ष आपको 806 ईस्वी मिलता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ईयर नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि सबसे पहले वर्ल्ड में किसने पेपर करेंसी जारी की, ठीक है ना भाई। चलो अब देखो आगे थोड़ी सी चीज समझनी है, मुद्रा का इतिहास क्या रहा है, इतिहास, हिस्ट्री क्या रही है, हिस्ट्री ऑफ मनी, भारत में कैसे कैसे मुद्रा जारी हुई है, हिस्ट्री ऑफ मनी, मुद्रा का इतिहास क्या रहा है, इतिहास, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं इतिहास का। यहां देखोगे आप इतिहास में जाके जो जरूरी फैक्ट होंगी मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले क्या था, मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के समय या उससे पहले बेटा क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम काम करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, ठीक है ना भाई, बार्टर सिस्टम काम करता था। इसके बाद शासकों ने, विभिन्न राजा हुए, शासक हुए, जो शासक थे बेटा, शासकों द्वारा अलग अलग प्रकार की मोहरें जारी की गई, मोहरें जारी की गई, ठीक है ना भाई, मोहरें इशू की थी उन्होंने। अगर मैं बात करूं बच्चे, कुछ शासकों ने विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए जिन्हें टका, जीतल, ठीक है ना भाई। तो फिर इसके बाद कुछ क्या हुआ बेटा, कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए, राजाओं के द्वारा अपनी रियासत में चलते थे वो, राजाओं के द्वारा क्या जारी किए गए बच्चे, सिक्के जारी किए गए, कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए, कोई चमड़े का सिक्का जारी कर रहा है, कोई किसी चीज का, ठीक है ना भाई, सिक्के जारी किए गए, ठीक है ना, कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, अलग अलग प्रकार के सिक्के जारी किए, ठीक है ना भाई। बस शिव सागर बेटा कोई फिक्स डेट नहीं मिलती है, इंडिया में करेंसी कब जारी की, शेरशाह सूरी ने रुपया जारी कर दिया, तो पहले से पुराने समय में है तो ये भी करेंसी, कहीं तक ये बात नहीं लिखी गई है कि भारत ने पहली करेंसी कब जारी की गई, ठीक है ना भाई। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना, गे लगा लेना, कागजी हो जाएगा, कागजी में काजी लिख गया है वो, कागजी, ठीक है ना। तो कोई फिक्स डेट नहीं है बच्चे, अगर होती तो मैं बिल्कुल बताता। आगे बात करूं मैं आपसे, शेरशाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, चांदी का एक कॉइन जारी किया था शेरशाह सूरी ने, जिसका नाम दिया गया था बच्चे रुपया। तो भारतीय करेंसी किसके नाम पर रखी गई है, शेरशाह सूरी के जारी किए गए कॉइन रुपया के नाम पर रखी गई है। तो 1540 से 45 तक आपको पता है शेरशाह सूरी का कार्यकाल रहा है, शेरशाह सूरी का कार्यकाल रहा है। और शेरशाह सूरी ने क्या काम किया था, जीटी रोड का निर्माण कराया था, दिल्ली का पुराना किला बनवाया था बेटा, और 1 रुपए का यानी कि एक कॉइन जारी किया था, चांदी का एक सिक्का जारी किया, ठीक है ना भाई। तो शेरशाह सूरी द्वारा क्या किया गया था बच्चे, चांदी का एक सिक्का जारी किया गया था,
चांदी का कॉइन, चांदी का सिक्का जारी किया गया, चांदी का सिक्का जारी किया गया, चांदी का एक कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया जिसे रुपया कहा गया। ठीक है ना भाई, जिसे क्या कहा गया, जिसे रुपया कहा गया, रुपया कहा गया। तो हमारी जो करेंसी का नाम है रुपया बेटा, वो यहीं से आया है, शेरशाह सूरी द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए चांदी के सिक्के रुपया से ही भारतीय करेंसी का नाम रुपया निकल के आया है। ठीक है ना भाई। बेटा बताऊंगा शिव सागर, बेटा थोड़ा सा शांति रखोगे, थोड़ा सा सब्र रखोगे, या शिव सागर तो मैं सागर के पास पहुंचा दूं, आरबीआई के पास पहला नोट जारी करवा दूं। जब मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं तो सारी चीजें बताऊंगा ना। ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहे हो मेरे भाई। इन्हें पहले ये बताओ कि आरबीआई ने पहला नोट, बेटा शांति रखेगा तो आरबीआई का नोट भी आएगा ना। चलो, तो बात क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां बात समझनी है, इसके बाद क्या हुआ। भारत में अंग्रेजों का शासन आया, भारत में अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, शासन आया। बात समझ में आ रही है। भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, ठीक है ना, और भारत में प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। आपको अभी बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है। भारत में क्या खोले गए बच्चे, भारत में प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। तो भारत के अंदर क्या हुआ बेटा, प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। प्रेसिडेंसी मतलब जैसे अलग अलग प्रेसिडेंसी होती थी जहां गवर्नर बैठता था, अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। ठीक है ना। ये अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के। तो भैया जैसे कि मैं बात करूं आपसे, बैंक ऑफ बंगाल पहला प्रेसिडेंसी बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल। मैं बात करूं बच्चे आपसे बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। मैं बात करूं बच्चे आपसे बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये क्या थे, प्रेसिडेंसी बैंक थे, अलग अलग प्रेसिडेंसी में खोले गए। बच्चे अभी तक ना, जैसे भारत में अकेला एकमात्र बैंक आरबीआई मुद्रा जारी करता है, लेकिन जब अंग्रेजों का भारत पर अधिकार आया तो इन बैंकों ने अपनी अपनी मुद्राएं जारी की। ठीक है ना भाई। तो इन प्रेसिडेंसी बैंकों ने अपनी अपनी, हर बैंक की अपनी मुद्रा होती थी। इन बैंकों ने अपनी अपनी मुद्रा जारी की, अपनी अपनी मुद्रा जारी की। ठीक है ना भाई। तो जो प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए, जो अंग्रेजों ने भारत में खोले बेटा, ये अपनी अपनी करेंसी जारी करता था। राकेश कुमार, मैंने बताया ना बेटा, तुम प्यार से मानोगे नहीं। ठीक है ना। भारत में करेंसी नोट, बेटा जब मैं आरबीआई पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा सा समझिएगा और अपने पेशेंस को बना के रखिएगा। ठीक है ना। एक का क्वेश्चन आ रहा है सुमित का, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, और बेटा 15 दिन बाद आके पूछना कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, जब खत्म हो जाए। बेटा एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना भाई। फिर क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लेके आई। ठीक है ना भाई। तो द पेपर करेंसी एक्ट, पेपर करेंसी अधिनियम लेके आई। कब आया था पेपर करेंसी एक्ट, 1861 में, 1861 में। और मुद्रा जारी करने का सरकार, अंग्रेजी सरकार ने अपने अधीन ले लिया। इन बैंकों से काम हट गया कि अब बैंक जारी नहीं करेंगे। और बेटा कहीं भी यह बात नहीं लिखी गई है किसी भी किताब में कि भारत में पहला, यानी कि आरबीआई द्वारा पहली बार नोट कब जारी किया गया, तो मैं बता दूंगा, लेकिन भारत में पहली बार कब नोट जारी हुआ यह बात नहीं लिखी गई है। ठीक है ना। एग्जैक्ट इसका कोई टाइम नहीं मिलता है और ना ही कभी क्वेश्चन बना है। तो मैं बात करूं बच्चे पेपर करेंसी एक्ट, पेपर करेंसी अधिनियम अंग्रेज लेके आए, अंग्रेजी गवर्नमेंट
1861 में, और मुद्रा जारी करने का अधिकार अंग्रेजी सरकार के पास चला गया। और मुद्रा जारी करने का अधिकार, मुद्रा जारी करने का अधिकार, करने का अधिकार अंग्रेजी सरकार के पास चला गया। अंग्रेजी सरकार ने अपने अधीन ले लिया, सरकार ने अपने अधीन, अपने अंडर ले लिया, अपने अधीन ले लिया। ठीक है ना भाई, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये एक्ट पूछा जा सकता है, ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजी गवर्नमेंट अपने बैंकों के द्वारा नोट जारी करवाती ही रही भारत में। लेकिन बच्चे इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद आया आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, जिसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और तब से अब तक मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, क्योंकि आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। मुद्रा जारी करने का अधिकार, मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई को दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। ठीक है ना भाई, तो अभी प्रेजेंट में 1935 से जो करेंसी जारी कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी कर रहा है। चलो बेटा ऐसा है, वो अपनी अपनी करेंसी जारी करते थे, अपने अपने नोट हुआ करते थे। हर बैंक का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की अपनी करेंसी है, बैंक ऑफ बंगाल की अपनी करेंसी है। ठीक है ना, तो इन चीजों पे ध्यान दो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पूछा जाएगा आरबीआई एक्ट कब आया, पूछा जाएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई, आपसे पूछेगा वर्तमान में नोट जारी करने का अधिकार किससे, पेपर करेंसी एक्ट कब आया। तो क्वेश्चन बनने का एक क्राइटेरिया होता है। आपका ना कोई बेटा पूंछ है ना फिर कोई सर है, कहीं से भी कुछ भी पूछो बेटा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अब पहले पेपर नोट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कब जारी किया गया, तो मैं कहां से बता दूं। ठीक है ना, तो चीजों को समझना है थोड़ा सा। जिन चीजों के कोई एविडेंस नहीं है बेटा, उसकी जानकारी मैं तुम्हें कहां से दे दूंगा, ये चीज सोचो थोड़ा सा अपने आप से भी। ठीक है ना भाई, आरबीआई ने सबसे पहले जनवरी 1938 में पहली बार नोट जारी किया आरबीआई द्वारा। आप पूछ रहे थे ना कि आरबीआई ने सबसे पहले कौन सा नोट जारी किया। आरबीआई ने सर्वप्रथम, सबसे पहले, ठीक है ना, आरबीआई ने सर्वप्रथम जनवरी 1938 में, 1938 में 5 रुपए का नोट जारी किया, 5 रुपए का नोट जारी किया। तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला नोट। ठीक है ना भाई, तो यह बात ध्यान रखना है कि आरबीआई ने सबसे पहले कौन सा नोट जारी किया था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 5 रुपया का नोट, जनवरी 1938 में। ठीक है ना भाई, इस शिव सागर को बेटा एक बार थोड़ा सा ऐसा मुक्ति दे दो, ज्यादा परेशान है शिव सागर। बेटा आरबीआई जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं कह रहा हूं सारी चीजें बताऊंगा। अभी आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि पहला बैंक कौन था। मैं भी मुद्रा का विकास बता रहा हूं मेरे साथी, क्यों अपनी बुद्धि पे इतना जोर दे रहे हो मेरे दोस्त। मैं सारी चीजें बताऊंगा यार। मैं कमेंट बेटा लेना ही बंद कर दूं तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे। फिर भी मैं कह रहा हूं आपसे कि आपका कोई भी डाउट है मुद्रा से जुड़ा हुआ तो आप मुझे डाउट ग्रुप में पूछिएगा। और यहां बेटा मुझे पढ़ा लेने दो, आज टॉपिक स्टार्ट हुआ है, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन नहीं, विद्वान बनना है ज्यादा। अब बताओ पहले मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ाऊं बेटा या फिर यहां मुद्रा जो टॉपिक चल रहा है इसके बारे में बताऊं। तो थोड़ा ये भी देख लिया करो। हां बेटा, आरबीआई पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, जापान वापान सबके लिए नोट जारी करता है। क्या लॉजिक है तुम्हारा बेटा, मेरी समझ से बाहर है। बेटा आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, तो भारत के लिए नोट जारी करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखो। और बेटा समझना है तुम्हें चीजों को। अगर मैं कोई चीज मतलब कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद छोड़ देता हूं तो आपको मेरे से कहना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं और बीच में ही तुम बेटा, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया आज पहले दिन, मनी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बैंकिंग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है,
तो बेटा थोड़ा सा फिर सब्र रखो और पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना भाई, तो समझो चीजों को। बात क्लियर हो रही है। 5 रुपए का नोट जारी किया था। इसके बाद बेटा फरवरी 1938 में, फरवरी 1938 में 1938 में, इतिहास में बहुत सारी चीजें लेकिन सभी नहीं बताएंगे, काम काम की चीजें बताएंगे। फरवरी 1938 में आरबीआई ने और भी नोट जारी किए। कौन कौन से? 10 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का और बेटा 10,000 रुपए का नोट जारी किया। ठीक है ना भाई, नोट जारी किए। तो भैया फरवरी में यहां 10,000 तक के नोट जारी हो गए आरबीआई के द्वारा। ठीक है ना भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बात करूं, नोट जारी होते रहे, बंद होते रहे। नोटबंदी कब कब हुई मैं बताऊंगा आपको। एक वर्ष आता है बच्चे 1954, 1954। 1954 में भारतीय मुद्रा में, वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट, कई बार पूछा गया है बेटा। 1954 में, सॉरी 1957 होगा बेटा, 1957 में, 1957 में भारतीय मुद्रा में डेसिमल सिस्टम को लागू किया गया, दशमलव प्रणाली लागू की गई। भारतीय मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। दशमलव प्रणाली को अपनाया गया, दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है ना भाई, दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। तो डेसिमल सिस्टम, भारतीय मुद्रा में डेसिमल सिस्टम कब लागू हुआ? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, 1957 में। ठीक है ना भाई, अभी समझाएंगे कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम को मेरे दोस्त लागू किया गया था। हां बेटा, 10,000 के नोट, 10,000 तक का नोट जारी किया जा चुका है। ठीक है ना भाई, तो बात क्लियर है यहां तक। डेसिमल सिस्टम को लागू किया गया। दशमलव प्रणाली पहले चलते थे बेटा आना, यानी कि कितने आना, 4 आना, 5 आना, ऐसे चलते थे। लेकिन जब डेसिमल सिस्टम लागू हुआ तो भारत में 1 रुपए की वैल्यू मानी गई 100 पैसे के बराबर। तो 1 रुपए को 100 पैसे के बराबर कब माना गया बेटा? 1 रुपए को 100 पैसे के बराबर कब माना गया? जब डेसिमल सिस्टम लागू हो गया। उससे पहले आना चलते थे, आना। ठीक है ना भाई, चलो बिल्कुल बेटा, पहली बार 10,000 का नोट बेटा कब जारी किया गया था? 1938 में, 1938 में। इसके बाद में इसे बंद कर दिया गया था 1946 में। ठीक है ना, 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। फिर 1954 में फिर दोबारा से 5,000 और 10,000 के नोट जारी किए गए, फिर उन्हें बंद कर दिया गया 1978 में। तो कई बार नोटबंदी हुई है और कई बार नोट जारी किए गए हैं और नोट बंद किए गए हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी 500 और 1000 के नोट चल रहे थे, लेकिन सरकार ने, मोदी जी ने कहा 8 नवंबर 2016 को, मित्रों आज से 1000 और 500 के नोट वैध नहीं होंगे और इसके स्थान पर नई करेंसी आई 500 के और 2000 के नोट। ठीक है ना भाई, चलो कंचन कह रही हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय दशमलव प्रणाली लागू हुई थी। बेटा आप अपने पेपर में लिखाना ऐसा, ठीक है ना, या तो जो हम बता रहे हैं उसे मानो, नहीं तो आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से वो लिख देना। डेसिमल सिस्टम कब लागू हुआ था बच्चे? 1957 में, 1956 में। ठीक है ना, आगे बात करूं मैं बच्चे 1996 में, 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट सबसे पहली बार जारी किए गए, जिन पर महात्मा गांधी की फोटो थी। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 1946 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी, ठीक है ना भाई, महात्मा गांधी की तस्वीर वाले, महात्मा गांधी की तस्वीर या सीरीज एक ही बात है, तस्वीर वाले नोट जारी किए गए, तो एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर के नोट कब आए थे, तो आपका आंसर होगा, यानी कि बच्चे 1996, 1996 से स्टार्ट हुए थे। और पहला नोट आया था 10 रुपया और 500 रुपया का। ठीक है ना भाई, जिन पर महात्मा गांधी की फोटो थी। तो प्रथम नोट कौन से थे? पहले नोट कौन से थे जिन पर महात्मा गांधी की तस्वीर थी? 10 रुपए का और 500 रुपए का।
₹10 और ₹500 के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर छपी थी? ठीक है ना भाई। बेटा पहले ट्रैक्टर वैक्टर के, दुनिया भर के किसानों के अलग अलग तरीके के फोटो लगते थे, लेकिन महात्मा गांधी सीक्वेंस के सीरीज के नोट जो आए थे वो 1996 के बाद आए। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे तो वर्ष 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया, सिंबल को अडॉप्ट किया गया। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया, सिंबल अपनाया गया। ठीक है ना भाई। तो भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब अडॉप्ट किया गया? ठीक है ना, आपने देखा होगा भारतीय मुद्रा के लिए रोमन के आर, ठीक है ना भाई, और देवनागरी लिपि से क्या लिया गया है बेटा? रै को लिया गया है। देवनागरी लिपि के रै को लिया गया है। आपने देखा होगा इस तरीके से सिंबल होता है भारतीय करेंसी का, तो वो रै से निकला है जो सिंबल बनता है आपका कुछ इस तरीके से। ये सिंबल, तो ये सिंबल भारतीय करेंसी का है, आपने देखा होगा। और ये कैसे निकला है? देवनागरी लिपि के रै से निकल के आया है। इसे कब स्वीकार किया गया था? वर्ष 2010 में। और इसको तैयार किया था आईआईटी बॉम्बे के छात्र डी उदय कुमार द्वारा। तो इसको जो डिजाइन तैयार किया था, इसका डिजाइन आईआईटी बॉम्बे के छात्र आईआईटी बॉम्बे के छात्र डी उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया। डी उदय कुमार द्वारा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डी उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया। ठीक है ना। तो भारतीय करेंसी का जो सिंबल है वो किसने दिया था बच्चे? डी उदय कुमार ने। कब इसे स्वीकार किया गया? 2010 में। ठीक है ना भाई। हां, गुरुजी थोड़ी सी बेइज्जती करो, आपसे बेइज्जती सुनना अच्छा लगता है। बड़े महान प्राणी हो बेटा आप सभी। एक कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? बेटा औरों की भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी तस्वीर नहीं लगी हुई है, सभी की तस्वीर लगनी जरूरी है? कि महात्मा गांधी ने देश में बहुत तगड़ा योगदान दिया है बेटा, इसलिए उनकी फोटो लगाई गई है। अब हर आदमी की हो तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं लगी तो भैया और भी भगत सिंह भी तो हैं, राजगुरु भी तो हैं, सुखदेव भी तो हैं बेटा, उनकी फोटो नहीं लग रही है, तो ऐसे तो मतलब मामला बिगड़ जाएगा। अरे बेटा पहले भारतीय 2010 से पहले करेंसी के लिए सिंबल नहीं होता था। 2010 में ही सिंबल को एक्सेप्ट किया गया। पहले क्या था? तो पहले था ही नहीं। भारतीय करेंसी 5वीं करेंसी है विश्व की जिसका अपना सिंबल है। कैसे समझाऊं तुम्हें? पहले वहां तक की जानकारी दे दूं, आज से 1900 साल पहले तक की बेटा। ठीक है ना। चलो भैया हमारी बात सुन लो बेटा, आपकी सुन रहे हैं हम, अपनी सुनाई कर रहे हैं। तुम अपनी सुनने से फुर्सत छोड़ो जब भी तो हम अपनी सुनाए। ठीक है ना भाई। चलो तो मिलेंगे बेटा कल की क्लास में ही। अब तो खैर क्या बताऊं मैं तुम्हें, लेकिन बेटा थोड़ा सा अपनी मानसिकता को बदल के आओ कि अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जाना चाह रहा है आपका, मैं पढ़ा रहे हैं हम कोई भी टॉपिक आपको, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो उसमें। ठीक है ना। नहीं तो मैं कमेंट लेने ही बंद कर दूं, आपके देखना ही बंद कर दूं, वो बेहतर नहीं है। क्योंकि आप 1 घंटा पढ़ने आए हो और चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है ना भाई। बेटा कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है, हम इस चीज पे बहस करने का मुद्दा नहीं है, वो है अब फोटो पे तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और ज्यादा बड़े आप बच्चे यहां इकोनॉमिस्ट बनने की कोशिश ना करें क्योंकि आपको चीजों के बारे में आइडिया नहीं है।
बेटा जब तुम्हें पता है कि स्टार्टिंग से ही गांधी जी मतलब कांग्रेस से मतलब जुड़े रहे, कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार, सीधी सी बात कही जाती है, तो प्राथमिकता किसको दी जानी थी? गांधी जी को। और गांधी जी ने ऐसा नहीं है कि बेटा देखो कुछ काम तो सही भी किए हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत ही किया है, कुछ चीजें गलत की हैं लेकिन कुछ चीजें सही भी हुई हैं, ठीक है ना। तो बेटा मैं फिर से आपसे ये बात कहूंगा कि सभी प्यारे मेरे गुड्डा और गुड़िया जो भी हैं आप, ठीक है ना, मित्र मेरे, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को पढ़िएगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कुलदीप चौहान हैं बहुत अच्छे, अखिल सम्राट हैं, आकाश कुमार हैं। तो चीजों को थोड़ा सा पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल की